नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने बेसिक टू सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पे। जहाँ पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था सैटरडे संडे आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा। तो आज हम लोग क्या है, संडे। कल हम लोगों ने किया था पहला मॉक टेस्ट सॉल्व, आज हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट नंबर दूसरा सॉल्व। तो आई होप आपको पहले मॉक टेस्ट से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। तो मेरा क्या इसमें फंडा है आपको क्वेश्चंस बताने का। पहले मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा क्वेश्चन पढ़ने का। जो आपको जिस अप्रोच से भी वो क्वेश्चन सॉल्व करना है आप वो सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको उस क्वेश्चन का पहले तो बेसिक बताऊंगा। जो भी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा पहले मैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको मतलब कौन सी बेस्ट अप्रोच से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम कर रही हो, तो आपको इसमें अगर 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो भी हैं, तो आपको मैं उन क्वेश्चंस के 20 कॉन्सेप्ट तो आज समझा ही दूंगा कम से कम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना एलजेब्रा का। तो एलजेब्रा का पहला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए इसको थोड़ी देर और सॉल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट में आंसर इसका दे दीजिए। करो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्री में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, या फिर आपके स्टेट एग्जाम्स हो उनमें भी काफ़ी टाइप मतलब इस टाइप के एल्जेब्रा के काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप कर लिया होगा इतनी देर में, तो कमेंट में आंसर भी बता देना। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 6 दी है, और यहाँ पे एक एक देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है, जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए बट 1 से छोटी होनी चाहिए। और क्या दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी निकाल ली हमने, एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4। तो अगर तुम्हें एक फॉर्मूला पता हो एलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हमें ऐड करना होता है ए और बी दोनों को, एक बार ऐड करेंगे इनटू एक बार माइनस कर देंगे। ठीक, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। ये तो हो गया एक फॉर्मूला, नोट कर लो इसको तुम। तो तुम्हें क्या ये जो ये इक्वेशन दी है तुम्हें, ये तुम्हें इस बेस की नहीं बनती हुई दिख रही है। एक्स की स्क्वायर कर लो, इसका इसका कर दो होल स्क्वायर, माइनस वन अपॉन इसका भी एक्स स्क्वायर करके होल स्क्वायर कर दो। फॉर्मेट तो ये बन गया इसी टाइप का। तो तुम्हें क्या करना है, एक बार तुम्हें इन दोनों को जोड़ना है, एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर को एक बार जोड़ना है, फिर तुम्हें इनका एक बार करना है मल्टीप्लाई किसके, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ। तो तुम्हें देखो वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है, 6। तो तुम्हें यहाँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला होता है, तुम लिख लो यहाँ पे। अगर तुम्हें ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर के दिया गया है, और तुमसे पूछा गया है ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें करना है अंडर रूट जो तुम्हें के दिया है उसकी उसका स्क्वायर करना है, माइनस तुम्हें 4 से कर देना है। बस तुम्हें इतना करना है जब तुम्हें साइन चेंज करने हो। तो ये वाले फॉर्मूले भी दोनों तुम नोट कर लो। दो फार्मूला तुम्हारे यही हो गए, दूसरा ये, पहला ये। इसी सवाल से तुम्हारे दो फार्मूले तो क्लियर हो गए। अब तुम यहाँ पे वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे तुम क्या करोगे, इनटू अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 की वैल्यू दी गई है हमें, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस कितना करना है हमें 4। तो ये वैल्यू कितनी निकल आएगी, 6 इंटू अंडर रूट में 32। अब तुम देखो 32 को तुम कैसे लिख सकते हो, 32 को तुम लिख सकते हो 16, तुम 32 को लिख सकते हो कितना, 16 दूनी 32। अब जब तुम 16 को तुम बाहर लेके आओगे, देखो अंडर रूट में अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर दिया है तो उसको खोलने का प्रॉपर तरीका ये होता है प्लस माइनस एक्स। ये प्रॉपर तरीका है इसको ओपन करने का। कुछ लोग क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट खोल देते हैं एक्स। तरीका सही है बट लेकिन अगर तुम्हें प्रॉपर तरीका समझना है तो एक बार प्लस में वैल्यू होती है और एक बार माइनस में वैल्यू होती है। ये तरीका होता है प्रॉपर अंडर रूट को ओपन करने का। तो हम लोग इसको जब ओपन करेंगे, ये कितने का मल्टीप्लाई, 16 इंटू टू का। तो 16 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, यानी कि 4 4 6 24, 24। एक बार ये आएगा प्लस का, एक बार आएगा माइनस का, अंडर रूट 2। अब हमें क्या दिया है यहाँ देखो, हमें पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि
एक्स की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग प्लस की वैल्यू तो ले नहीं सकते क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो हम लोग लेंगे -24√2। तो ऑप्शन में -24√2, ये प्लस वाले ऑप्शन तो पहले ही हट गए। आंसर बचा ये। अब तुम इसको इसको बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखो तुम अगर ये वाली चीज़ पढ़ते एक्स की वैल्यू कितनी निकलनी है, तो ये दो ऑप्शन तुम पहले एलिमिनेट कर देते, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को। फिर बचे कितने ये बचा 24, बी वाला ऑप्शन और ये सी वाला ऑप्शन। इसको तुम थोड़ा सा भी अगर सॉल्व करते, फॉर्मूले तुम्हें पता होते, तो तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती जो मैंने लिखा है। ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है केवल। तो तुम 6 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते इसमें √32 में, तो वैल्यू निकल आती 24√2 माइनस की। आई होप इतना क्लियर होगा तुम्हें। इतना क्लियर हो तुम कमेंट में लिख दो, और शेयर भी कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। तो अगला सवाल देखते हैं फिर। करो अगला सवाल। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। देखो हो गए तुम्हारे 30 सेकंड। इसमें तुम्हें क्या बोला है, सवाल पढ़ो पहले अच्छे से। सवाल में दिया देयर आर टू सर्कल्स दैट टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल विद सेंटर ओ इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल विद सेंटर ए इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द कॉमन टेंजेंट। हमें कॉमन टेंजेंट निकालनी है। तो पहले तुम देखो सवाल बोल क्या रहा है, तुम्हें मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूँ सवाल का क्या कह रहा है। ये कह रहा है ये दो सर्किल हैं और एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली का मतलब टची टची हो रहे हैं लेकिन बाहर की बाउंड्री से हो रहे हैं। ठीक। तो इसमें तुम्हें पहले वाले सर्कल की क्या दी है, पहले वाले सर्कल की तुम्हें दी है सेंटर ओ। सेंटर ओ से उसमें रेडियस डाली कितनी, 12 सेंटीमीटर की। दूसरे वाले सर्कल का कितना सेंटर दिया है, सेंटर ए। इस सेंटर ए से रेडियस डाली है कितने की, 8 सेंटीमीटर की। ठीक। लिख लो यहाँ पे वैल्यू। सेंटर कितना है, ये दिया है ओ सेंटर, और ये दिया है हमें ए सेंटर। इसकी रेडियस कितनी दी है हमें, 12। इसकी रेडियस दी है हमें 8 सेंटीमीटर की, और हमसे पूछा क्या है, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट पूछी है। दूसरा कलर ले लेता हूँ। इनकी हमें क्या पूछी है, कॉमन टेंजेंट पूछी है। टेंजेंट तो दोनों सर्किल को एक्सटर्नली टच करते हुए जाती है, उसकी लेंथ पूछी है हमसे। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है D = 2 रूट रेडियस 1 × रेडियस 2, दोनों सर्किल की रेडियस का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेते हैं उसका। तो बस रख दो वैल्यू यहाँ पे, 2 × पहले की रेडियस कितनी है, 12। दूसरे कितनी है, 8। कितना हो गया ये, देखो तुम यहाँ से जब 12 से तुम 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 मल्टीप्लाई तुम बाहर निकाल लो इसका, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 दूनी 16। 16 × 6, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 8√6 सेंटीमीटर। तो कॉमन टेंजेंट डी बराबर कितनी आ जाएगी, 8√6 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर तुम्हें कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है 2 × R1 × R2। ये तुम्हारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक। अगला सवाल देखते हैं फिर। सॉल्व करने की कोशिश करो और कमेंट में आंसर भी दो। आई होप कर लिया होगा सॉल्व तुमने। देखो सवाल, देखो सवाल में हमें दिया है इन अ गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ये हमें कितना दिया है, ये दिया ओ। दूसरा कलर ले लो।
ये हमें दिया है ओ, सेंटर दिया है, और क्या दिया हमें, एंड एंगल ए ओ बी इज 130 डिग्री, एंगल ए ओ बी इज 130 डिग्री। लिख लो यहाँ पे, एंगल ए ओ बी हमें 130 डिग्री का दिया है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा फाइंड एंगल ए पी वी, यानी हमसे ये वाला एंगल पूछा है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि तुमने एक सेंटर ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल से तुमने उस सर्कल से तुमने सेंटर से एक एंगल ड्रॉ किया, दो रेडियस ड्रॉ की तुमने अलग अलग, उनके बीच का एंगल बना 130, और जो ये आर्क बचा है, इस आर्क से अगर तुम लाइन ड्रॉ करते हो और वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे जाके दोनों मिल जाती हैं, तो जो एंगल उनके कॉर्ड आर्क से जो एंगल बनेगा थीटा, वो सेंटर से बने एंगल का आधा होगा। इतना क्लियर है तुम्हें? अगर तुमने ये देखो सर्कल तुमने ड्रॉ किया, फिर सर्कल का तुमने एंगल सेंटर से जो ये एंगल बन रहा है 130 डिग्री, उस 130 डिग्री की जो ये आर्क है, ये ए बी जो आर्क है, इस आर्क से तुमने लाइन ड्रॉ की, और ये सेंटर मिले जाके सर्कल के किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट तुम पी कुछ भी मान लो, ये पॉइंट एस मान लो तुम, ये पॉइंट इस एस पे मिले जाके, तो जो ये एंगल ए एस बी बनेगा, वो एंगल ए ओ बी का हाफ होगा। यहाँ लिख लो, एंगल ए एस बी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ए ओ बी का हाफ। तो एंगल ए ओ बी कितना दिया हमें, एंगल ए ओ बी हमें दिया है 130, इसका हाफ कितना हो जाएगा 65। अब तुम देखो, अपोजिट एंगल का सम जो भी होता है वो 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए एस बी बराबर कितने का होगा, 180 डिग्री का। रख दो यहाँ पे वैल्यू, ए पी बी हमें निकालना है, एंगल इसको शॉर्ट में पी लिख ले रहे हैं, एंगल पी निकालना है हमें, तो ए एस पी की वैल्यू कितनी आ गई, 65 डिग्री। रख दो यहाँ पे 65 डिग्री, प्लस बराबर ही कितने का है, 180 डिग्री का। तो एंगल पी बराबर कितने का हो गया, 180 में से 65 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये बचेगा 115 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना? ये सारी थ्योरम मैं तुम्हें जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, और मतलब इसमें जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, पूरा बेस जब तुम मुझसे पढ़ोगे क्लियरली, तो तुम्हें सब सारे डाउट तुम्हारे हो जाएंगे दूर। अगला सवाल देखो, सेम अलजेब्रा का सवाल है, करके देखो। देखो सवाल देखो तुम, सवाल में क्या दिया है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब तुम देखो, तुम हमें वैल्यू दी है कितने की, हमें वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0, और पूछा हमसे ये गया है। अब तुम देखो इसमें, तुम x, पहले तुम निकालो x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, तुम वो चीज़ देखो। इसमें ये वैल्यू तो बाद में निकल ही आएगी अपने आप। तो तुम इसमें अगर सभी में दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी एक्स स्क्वायर से, जब ये पावर कट जाएगी एक एक्स की, तो बचेगा यहाँ पे एक्स पावर 1, माइनस एक्स से कट जाएगा ये एक्स, बचेगा यहाँ पे 8, और माइनस के कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स, बराबर कितने का हो जाएगा, ये 0 का। 0 से तुम किसी भी नंबर को डिवाइड करो वो 0 ही रहना है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये 8 आ जाएगा इधर साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, यानी कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया 8। अब तुम्हें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुम कर लो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट तुम लिख लो यहाँ पे, ए माइनस 1 अपॉन ए, अगर तुमसे दिया है के और तुमसे पूछा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो तुम्हें करना है क्या, के का स्क्वायर करना है, और उसका मान उसमें क्या कर देना, उसमें ऐड कर देना है 2 को,
ठीक, इतना क्लियर है? लिख लो ये फॉर्मूला। लिख लिया फॉर्मूला? तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। के की जगह कितना दिया है? 8। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस कितना करना है हमें? 2 का। ये हो जाएगा 66 आंसर इसका। नोट कर लो। कर लिया नोट? अगला सवाल देखो। सेम इसमें भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ 20 सेकंड दे रहा हूँ, सॉल्व करो इसे। देखो सवाल में हमें क्या दिया है। सवाल में हमें दिया है, ढंग से पढ़ो इस सवाल को, कि ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, बना लो ट्राइंगल को, तभी तुम्हारे डाउट होंगे क्लियर। ये हमने बनाया ट्राइंगल कितना, ये हमने बनाई ए बी, और ये हमने बना दी बी सी, और ये हमने बना दी। ठीक, ये बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी सी। अब हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, यानी कि जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है बी सी के। तो हमने डी ई ड्रॉ कर ली, ये हो गया डी ई। अब हमसे बोला क्या, डी बी, जो डी बी और ए डी का जो रेशियो दिया है हमें, वो दिया 4:5, यानी कि अगर जो ए डी है वो 4 रेशियो में है और डी बी है वो 5 रेशियो में है। ठीक, इतना क्लियर है? अब हमें क्या दिया? हमें दिया डी ई की वैल्यू। डी ई की वैल्यू कितनी दी है हमें? 12। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। हमसे ये बी सी की वैल्यू पूछी है। अब तुम देखो, वैसे तो ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ तुम प्रोपोर्शनलिटी लगाओ। प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है इसमें? ये होती है कि अगर एक ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल है उसमें एक पैरेलल लाइन टी ई दे दी गई है, तो जो उनका रेशियो होगा साइड्स का, जो ये साइड्स होंगी इनका जो रेशियो होगा वो कितने के बराबर होगा? ये रेशियो होगा, जो ए डी का रेशियो है वो होगा डी ई के रेशियो, बराबर होगा कितने के? पूरा ए बी का जो होगा रेशियो, ए बी की लेंथ जो है वो, अपॉन में जो बी सी की लेंथ है। क्योंकि यहाँ पे जो ये एंगल बनता है ना, ये थीटा, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन होता है, इस वजह से यहाँ पे थ्योरम लग जाती है प्रोपोर्शनैलिटी की। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। नोट कर लो इसको तुम। अब यहाँ पे क्या करना है? बस वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे ए डी की वैल्यू कितनी दी है? ए डी की वैल्यू हमें दी है 4, अपॉन डी ई की वैल्यू कितनी दी है हमें? 12, बराबर। और ए बी देखो, ए बी ये पूरी वैल्यू है, यानी कि 4 और 5 9। तो यहाँ पे कितने रख लेंगे हम लोग? 9 रख लेंगे। और हमसे पूछी क्या है? बी सी। बी सी पूछी है, कुछ नहीं, काट लो इसको। 4 तिया 12, बी सी बराबर कितना आ जाएगा? 9 तिया 27। तो आंसर 27 सेंटीमीटर जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना तुम्हें? क्लियर है तुम्हें? तो अगला सवाल देखो। मिक्सचर एलिगेशन का है क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश करो। तुम लोगों को टाइम देता हूँ ना 30 सेकंड का, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। ऐसा सोचता हूँ कि तुम लोग खुद ही पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्व कर लो, ना बने तो तुम आंसर देख लो, उसका सॉल्यूशन देख लो। ये तरीका मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि 30-30 सेकंड का टाइम देते हैं, तो ऐसे मान लो अगर 20 क्वेश्चन भी हैं
तो बहुत टाइम तो मैं, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर उससे। देखो सवाल में क्या दिया, सवाल पढ़ो अच्छे से। सवाल में हम लोगों को दिया है, अ vessel is filled with liquid, 5 parts of which are water and 11 parts of syrup। मतलब हिंदी में, हाँ देखो कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि क्वेश्चन हिंदी में भी बताओ, तो मैं इस पीडीएफ में अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों को मर्ज कर दूंगा, तो जो क्वेश्चन है ना सॉल्व करने की जगह, वो बहुत थोड़ी सी बचेगी मेरे लिए। इस वजह से मैं लिखूंगा इंग्लिश में ही, बट हिंदी में भी आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वैसल जो लिक्विड से भरा है, उसके 5 पार्ट में पानी है और 11 पार्ट में सिरप है। ठीक। अगला, आगे हम लोग से कह रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर सो दैट मिक्सचर में बी सिरप एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमसे बोला है कि हमें मिक्सचर उस वैसल से किस रेशियो में निकालना है, और उसी मतलब मिक्सचर निकाल के उसमें वैसल से उसी रेशियो में पानी भरना है। तो कितना हमें मिक्सचर निकालना है कि पानी और सिरप का रेशियो हो जाए 3:2। समझ में आया तुम्हें इतना? तो तुम देखो हमें क्या दिया है, हमें वाटर और सिरप, इन दो का हमें रेशियो दिया है। वाटर कितने पार्ट में दिया है हमें? 5 पार्ट में दिया है। यहाँ पे लिख लेंगे 5 रेशियो। सिरप कितने पार्ट में दिया हमें? सिरप दिया है 11 पार्ट्स में, यहाँ पे 11 लिख लो। अब तुम देखो, मान लो तुमने एक बर्तन में तुमने शरबत बनाया, ठीक, उसमें तुमने कुछ चीनी डाली और कुछ पानी डाला, तुमने उसको घोट दिया, उसी कंसंट्रेशन पूरे जो शरबत की है वो कांस्टेंट हो गई। अब तुम इस बर्तन में से मान लो तुमने आधा शरबत निकाल लिया, तो जो बचा हुआ शरबत है उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? खुद सोच के देखो ना। अगर तुमने ये पूरा ग्लास भरा था शरबत का, इसमें से तुमने आधा ग्लास शरबत निकाल दिया और ये बस आधा बचा है, तो अब जो ये आधा बचा हुआ शरबत है, इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी देखो वही लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है? कि तुमने इसमें से कुछ मिक्सचर निकाल लिया बाहर, मिक्सचर तुमने कुछ बाहर निकाल दिया, बचा हुआ जो मिक्सचर होगा वो भी तो 5:11 के ही रेशियो में होगा। इतनी चीज़ क्लियर है? तो अब जो बचा हुआ मिक्सचर है उसमें हमें कितना पानी ऐड करना है कि रेशियो कितना हो जाए? 3:2। विद रिप्लेस विद वाटर सो द मिक्सचर सिरप एंड वाटर। हमें सिरप से वाटर का रेशियो दिया है, यानी कि उल्टा रेशियो दिया हमें। ये चीज़ भी काफ़ी ध्यान रखना, ही तो क्वेश्चन में गलती हो जाती है। सिरप और वाटर का दिया, यानी सिरप दिया हमें 3 और वाटर दिया हमें 2। अब तुम देखो, अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें पानी ऐड करना है, यानी कि हमें पानी ऐड करना है। तो जो सिरप है, उस हमने सिरप तो मिक्स किया नहीं, तो दोनों जो रेशियो होंगे उसमें सिरप की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 3 है, तो ये सेम तो है नहीं, इसको सेम बना लो। यहाँ कर लो 11 का मल्टीप्लाई और यहाँ कर लो 3 का मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, जो सिरप की वैल्यू है वो सिरप की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी सिरप की वैल्यू? 33 और 33। अब जब 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा? 22। ठीक। अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे कितना वाटर ऐड कर रहे हैं हम लोग? 15 से 22 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे +7 कर रहे हैं। और कितने पे कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 22 + 33, 55 पे। यानी कि हमें इतना मिक्सचर हम लोगों ने रिप्लेस किया है, और पानी ऐड करके इतना, तब ये रेशियो जाके 2 और 3 का रेशियो बना है, यानी कि 7/55 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जब हम लोग पूरे सॉल्यूशन में से इतना पार्ट निकालेंगे और उसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे, तब ये रेशियो बनेगा 2:3। आई होप क्लियर होगा ये सवाल। दोबारा रिपीट करके देख लेना। अगला सवाल देखते हैं फिर हम लोग। सवाल दिया टाइम एंड वर्क का है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे घुसेड़ दिए एग्जामिनर ने। करके देखो। देखो सवाल में हम लोगों को दिया है, अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 11 days, बट 16 men left the work after each day।
द वर्क एज अ रिजल्ट गॉट completed इन 15 days. हाउ मैनी मैन्स वर देयर इनिशियली इन द ग्रुप. हमसे बोला है कि कुछ ग्रुप ऑफ मैन्स है, ग्रुप ऑफ एक्स मैन मान लो तुम कितने हैं, एक्स मैन है, मतलब एक ग्रुप में एक्स आदमी है, ठीक, और वो किसी काम को 11 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि 11 मल्टीप्लाई कर देंगे जब नंबर ऑफ मैंस में नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा टोटल वर्क. इतना क्लियर है. नंबर ऑफ लिख लो तुम, कॉन्सेप्ट है ये भी, नंबर ऑफ मैंस, नंबर ऑफ मैन इनटू टोटल डेज, ये बराबर होता है टोटल वर्क डन के. इतना लिख लिया. अब देखो यहाँ पे ग्रुप में 11 कुछ लोग हैं, हम लोगों ने मान लिए थे एक्स लोग हैं, इन एक्स लोगों ने 11 दिन तक काम किया तो ये काम हो गया टोटल डे, टोटल वर्क ये निकला है. अब हमसे क्या बोला है, अब हमसे बोला है लेकिन उन्होंने काम ऐसे किया कि हर एक दिन काम किया, उसके अगले दिन जितने वर्कर आए उसमें से 16 वर्कर छोड़ के चले गए, और हर दिन ऐसा होता रहा. मान लो पहले दिन एक्स वर्कर आए थे, उन्होंने काम किया, फिर दूसरे दिन कितने आए, एक्स-16, 16 वर्कर छोड़ गए, सेम फिर तीसरे दिन कैसे आए, एक्स-16 दूनी 32, ऐसे करते 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 15 दिन तक लोग आए, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + 16 × 14, क्योंकि पहले दिन तो एक्स आए थे ना, और 16 लोग छोड़ते जा रहे हैं तो एक्स माइनस होगा, x-16 × 14. और ये काम हो कितने दिन में रहा है, ये काम हो रहा है 15 दिन में, तो हम लोगों ने ये 15 दिन का निकाल लिया. अब हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, हम लोगों को देखना है ये एक सीरीज चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही हैं सारी चीज़ें, जिसमें टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म है 15, क्योंकि 15 दिन तक काम चला है ना, और जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, एक्स, और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस देखो एक्स से 16 कम हो रहा है, यानी कि -16 का डिफरेंस है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ टोटल टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. एस एन का फॉर्मूला यही तो होता है ना, लिख लो तुम इस फॉर्मूला को, लिख लिया. इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ. लिख लिया होगा तुमने. अब हम लोग क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लो. एन की वैल्यू कितनी है, 15/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, यानी ये हो जाएगा 2a प्लस एन की वैल्यू कितनी दी थी, 15, 15 माइनस 1 हो जाएगा 14 इंटू माइनस का 16. अब इसकी टोटल वैल्यू निकालने कितना हो जाएगा ये, तुम इसका 2 का अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 से कट जाएगा ये वाला 2, और 2 से कट जाएगा ये 7, यानी कि ये बचेगा कितना, 15a-7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 में, कितना हो जाएगा ये, 7×6 = 42, 7×1 = 7, 7×4 = 11. ये तो वैल्यू निकल आई कितने की, ये 15x-112 निकल आया. अब यहाँ पे ये वैल्यू को रख दो तुम, इसको इरेज कर देते हैं. यहाँ पे इसकी वैल्यू टोटल, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 15 इंटू x-112, और ये बराबर कितने के, 11x के. मल्टीप्लाई कर लो. अब ये कितना आ जाएगा, 15x माइनस 15 का मल्टीप्लाई होगा, 15×2 = 30, 3 आ जाएगा, 15 कम 15 और ये 8, और एक 15 कम 15 और एक 16, बराबर ये कितने के, 11x के. टोटल वर्क हम लोगों ने बराबर कर लिया, ये 15x है. अब जब 15x को -1680 को हम लोग लेके आएंगे इधर साइड, और 11x को ले आएंगे हम लोग राइट हैंड पे, तो कितना हो जाएगा, ये 15 से माइनस का 11 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 4x, और ये हो जाएगा प्लस का, जब हम लोग वैल्यू को शिफ्ट करेंगे इधर उधर तो ये हो जाएगा 16. और हमसे क्या पूछा था, इनिशियल मैंस की वैल्यू पूछी थी, तो बस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 4 से काट दो इसको, 4×4 = 16, 4×2 = 8 और 0, 420 आंसर निकल आएगा. 420 का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. सवाल काफ़ी बढ़िया है, इसको तुम एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देखना.
सवाल है टाइम एंड वर्क का, बट इसमें इन्होंने एग्जामिनर ने घुसेड़ दिया इसमें क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए। ये दो फार्मूले तुम अपनी कॉपी में लिख लो। पहला तो ये वाला, और दूसरा ये वाला। तो देख रहे हो तुम, एक क्वेश्चन से तुम्हारे एक और दो, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होते जा रहे हैं। तो अब अगला सवाल देखो, 8 नंबर का सवाल है। 5 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी सॉल्व करो इसको। हो गया होगा सवाल। ऐसे सवालों में तुम्हें क्या करना है, सवाल में तुम्हें पूरा सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें देखना है यूनिट डिजिट। इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। देखो तुम, अगर तुम इसमें कोई वैल्यू पॉइंट में नहीं है, पहले तो तुम ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो अगर तुम इस पूरी वैल्यू को 39 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा लास्ट में, 5 आएगा। मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर देखो तुम, ब्रैकेट के अंदर ये कितना हो रहा है, 4 7 28 7, और 8 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, ये 1। यहाँ कितना बचा, माइनस, माइनस का कितना आ गया, 2। अब 5 का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे और -2 करोगे, लास्ट यूनिट डिजिट 3 बनेगा, और 3 केवल 43 आ रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब तुम्हें, अगर तुम्हें खच्चरों की तरह लगना ही है सॉल्व करने पे, तो तुम इसको करो सॉल्व, डिवाइड करो, फिर तुम इसको पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, तब माइनस करो। तो तो तुम्हें थोड़ा स्मार्ट बनना है, यूनिट डिजिट देखो और निकल जाओगे सॉल्व करते हुए। हो गया सवाल। अगला सवाल देखो, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, सॉल्व करके देखो जल्दी, और कमेंट में आंसर भी दे देना। बस इतनी देर का था ये सवाल। सवाल में देखो क्या दिया, इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 6a इज, हमें निकालनी है इसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। हमें वैल्यू कितने की दी है, हमें वैल्यू दी है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर देखो हमें इस टाइप से अगर कुछ भी दे दी जाए इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तुम कॉस वाले टर्म को ले आओ राइट हैंड पे। तो ये कितना बन जाएगा, कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस ए आ गया कितने के बराबर, साइन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। अब इसकी वैल्यू तुम इसमें पुट कर दो। कैसे करोगे, देखो, जब तुम साइन की पावर 4 को, कैसे साइन की पावर 4 को तुम कर लो, तोड़ लो, तुम साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दो, प्लस सेम इस तरह भी इसका भी कर लो, साइन स्क्वायर ए की पावर 3 कर दो तुम। अब यहाँ पे तुम क्या रखोगे, यहाँ पे तुम रखोगे कॉस साइन स्क्वायर बराबर कॉस ए के है ना, यहाँ पे तुम कॉस ए लिख लो, कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस क्यू ए। अब दोनों से तुम अगर कॉस कॉमन ले लोगे, कॉस ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें मैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करूंगा। फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख लो, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर होता है हमेशा 1 के। प्रूफ अगर तुम्हें देखना है तो तुम बैच पढ़ो मुझसे, मैं तुम्हें पूरा प्रूफ करके बताऊंगा उसमें। ये 1 होता है। अब बस कुछ नहीं, तुम्हें यहाँ पे वैल्यू 1 रखनी है। जब तुम यहाँ पे 1 रख दोगे तो कितना बचेगा, केवल बचेगा यहाँ पे कॉस ए। बस यही अपना आंसर है सवाल का, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। इतना आ गया होगा समझ में तुम्हें। अगला सवाल देखो, सवाल देखो, अच्छा सवाल है बहुत। देखो सवाल में क्या दिया है, इससे तुम्हारे मैं तीन तीन कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, अभी तुम देखो, पढ़ लो सवाल को जल्दी से तुम। देखो सवाल में दिया है, व्हाट इज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर विल गिव 3 साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल।
इसमें हमें ये तीन साइड्स के सेट दिए हैं। अब इसमें हमें बताना है कौन सी ऐसी साइड है जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्रिएट कर रही है। तो तुम ऑब्ट्यूज एंगल तो छोड़ो, पहले तुम समझो। तीन ट्राइंगल होते हैं, तीन ट्राइंगल होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट को हिंदी में बोलते हैं आई थिंक न्यून कॉर्ड, एक्यूट को बोलते हैं न्यून कॉर्ड। राइट एंगल को बोलते हैं सम कॉर्ड। और ऑब्ट्यूज को बोलते हैं अधिक कॉर्ड। तो ये तीन टाइप के होते हैं ट्राइंगल। और इनकी शेप क्या होती है? एक्यूट एंगल की शेप जो होती है वो तीनों, जो उनके तीनों एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे ही होंगे। और राइट एंगल का होता है एक 90 डिग्री का एंगल होगा, बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे। और ऑब्ट्यूज होता है एक होगा, जो एक एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल का वो 90 से बड़ा होगा और बाकी के दोनों 90 से छोटे छोटे होंगे, ऐसे। तो हमें पूछा गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इन साइड्स में से कौन सी साइड ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी? तो उसके लिए तुम पहले समझो। अगर तुम्हें एक्यूट एंगल बनाना है तो जो एक्यूट एंगल के, मान लो ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसकी एक जो साइड होगी ना, उसका जो तुम स्क्वायर लोगे, इसका तुमने स्क्वायर ले लिया, बाकी ये दोनों जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम से उन दोनों के छोटी होगी जो तीसरी साइड है। ऑलवेज अगर ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है तो वो ट्राइंगल 100% एक्यूट एंगल बन रहा होगा। कि तीनों ट्राइंगल में से कोई एक साइड ले लो, चाहे तुम सी ले लो चाहे ए ले लो, उसका स्क्वायर तुम निकालोगे और बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर को ऐड कर दोगे, तो वो जो थर्ड साइड है वो उन दोनों के स्क्वायर के सम से छोटी होगी। और राइट एंगल में क्या है? राइट एंगल में है कि जो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो पूरी दुनिया को पता है ये वाली प्रॉपर्टी। बट ये वाली, ये जो दो प्रॉपर्टी हैं, ये बहुत कम लोगों को मतलब ध्यान देते हैं उस पर। और एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को तुम मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तुम जो सी का स्क्वायर करोगे ना, और बाकी के जो तुम दोनों साइड्स का स्क्वायर करोगे उनका करोगे सम, वो हमेशा इस तीसरी वाली स्क्वायर के सम से छोटी रहेगी। तो तुम्हें बस यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो तुम ये कर लो अपनी नोट कॉपी में, तीनों कॉन्सेप्ट। बाकी के कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें और डिटेल में पढ़ने हैं तो जब मैं तुम्हें मैंसुरेशन पढ़ाऊंगा तब तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें। तो देखो तुम यहाँ पे तुम ले लो थर्ड साइड। थर्ड साइड कितनी है? ये 64। पहले उससे चेक करते हैं ऑप्शन से। 64 का स्क्वायर करेंगे, ये हमेशा रहेगा बड़ा किससे? 15 के स्क्वायर से प्लस 62 के स्क्वायर से। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करनी है कैलकुलेशन कम। तो तुम इस 62 को ले आओ इधर साइड। ये कितना हो जाएगा? 64 का स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर। ये कितने से होगा छोटा? 15 से। ये 15 के स्क्वायर से बड़ा रहेगा। 15 का स्क्वायर होता है कितना? 225। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार हमें ऐड करना होता है, एक बार माइनस करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करके कितना आ जाएगा? ये 4 2 6, 6 2 12 इंटू, और माइनस करके कितना हो जाएगा? 2। देखो क्या ये जो इक्वेशन बन रही है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है? 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2। बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रही है। तो तुम्हें अब दूसरा ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और मान लो अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो सेम तुम इसी तरीके से करते। तुम पहले तो बड़ी बड़ी दो साइड्स है ना, उनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से तुम उसको कर लेते सिंपल। एक बार कर लेते सम और एक बार कर लेते माइनस। बाकी जो ये छोटी साइड्स है इनका स्क्वायर करके इनको रख के तुम चेक कर लेते बड़ा है छोटा है या बराबर है। अगर तीसरी साइड उन दोनों की सम से छोटी आएगी तो एक्यूट एंगल का बनेगा। और अगर बराबर आएगी तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और अगर बड़ी आएगी तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल है 11 नंबर का, सिंपल इंटरेस्ट का है, जल्दी पढ़ो। कॉन्सेप्ट बताने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, बताने को तो मैं भी तुम्हें बता दूं ट्रिक तुरंत के तुरंत, लेकिन तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा ना सवाल में, तो अगर इस टाइप के और भी सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे फिर तुम वहाँ अटक जाओगे। इसलिए तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 10 मिनट 15 मिनट ये तुम्हारे होंगे वेस्ट, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आगे इसी टाइप के और सवाल अगर तुम्हें देखने को मिलेंगे तो तुम वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। जैसे कि यही क्वेश्चन है,
अगर तुमने किया हो, इसमें भी काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो कैसे, इसमें दिया है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। इसमें दिया है कि जो रेट मतलब वो रेट क्या होनी चाहिए जिस पे एक सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पे की हुई धनराशि 3 गुना हो जाती है अपने 10 साल में। वो साधारण ब्याज हमें निकालनी है जिसमें वो धनराशि 3 गुना हो जाती है 10 साल में। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेट टू इंक्रीज बाई 2% एवरी ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर। अगर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ब्याज की दर, जो ब्याज की दर है वो हर 5 साल के बाद हर एक साल वो 2-2% से बढ़ रही है। पहले 5 साल तो कांस्टेंट रहेगी, बट 5 साल के बाद हर साल वो 2-2% बढ़ती चली जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना है कि पहले तुम निकाल लो यहाँ पे रेट ऑफ पहले तुम ये समझो कि जैसे मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए, ठीक, अब वो कितने हो गए, वो 3 गुना हो गए, यानी कि 100 के कितने बन गए, 300 रुपये बन गए। ये वैल्यू थी 100%, और वो कितना होगा, 3 गुना 300%। तो ये ब्याज कितना बनेगा उस पर, अब तुम अगर मुझे वापस करोगे वो रुपए, तो ब्याज उस पर बनेगा 200 रुपये। यानी कि ये 200% ही 10 साल में हो रहे हैं। वो भी कैसे हो रहे हैं 10 साल में, पहले 5 साल में तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, X% की वैल्यू, बट उसके बाद हर साल X+2 प्लस X+4, मतलब हर साल 2-2% 2-2% बढ़ती जा रही है। यानी छठवीं ये 6th ईयर, ये 7 ईयर, ये 8th ईयर, ये 9th ईयर, और ये 10th ईयर। हर साल 2-2% बढ़ेगी, तो बढ़ाओ, छठवें साल में हो गई 2, यानी X+2%। सेम यहाँ पे X+4%, यानी कि 8 साल में कितना हो जाएगा, ये X+6%। और 9वीं साल में हो जाएगा ये प्लस का X+6 दो 8%। और 10वीं साल में कितना हो जाएगा, टेंथ ईयर में X+10%। ये परसेंट का सिंबल लगा है, कर लो इन सबको तुम ऐड। अगर तुम ये वाले x x x x x ऐड करो, कितने हो जाएंगे ये 5x प्लस, अब तुम इसको ऐड करो, 4 2 6, 6 6 6 12, 6 6 12 और 8 20, और 20 और 10 30 हो जाएगा, यानी कि 5x+30। ये कितना है, ये भी परसेंट में है, प्लस ये 5x भी परसेंट में है। परसेंट को ले लो कॉमन, इन सबको ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा 200। 200 बराबर कितने के हो गया ये 5, और 5 कितना हो जाएगा 10x। इतना क्लियर है, ये हो जाएगा 10x। और ये कितना हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई जब तुम करो, वो सॉरी 5 5 5 हो जाएगा 10x प्लस ये कितना बचेगा यहाँ पे 30। ठीक, इतना क्लियर हो गया तुम्हारे। अब ये 30 की वैल्यू है जो 200 से कर दो माइनस, 200 से जब तुम 30 की वैल्यू माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 170। 170, और ये कितने के बराबर है, 10x के बराबर है। ये भी 200% था, और ये यहाँ पे भी परसेंट था, ये परसेंट हम लोग कॉमन लेके परसेंट से परसेंट काट दिया। ठीक, अब ये कितना बचा 170। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकल आएगी, एक्स, एक्स ही तो थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगी 170/10। काट दो इसको, काटने के बाद कितनी आ जाएगी, ये 17, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 17%। आंसर आ जाएगा इसका डी। सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में। अगला सवाल देखो, करो जल्दी सॉल्व। सवाल दिया हमें, A shopkeeper sells his good by allowing 10-18% discount and still earn 30% profit. If he sell his goods by allowing 12% discount on the mark price, then what will be the profit percentage? और करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। सवाल बोल रहा है कि जो एक शॉपकीपर, एक दुकानदार ने अपनी किसी वस्तु पे 18% का डिस्काउंट दिया, लेकिन फिर भी उसने 30% का प्रॉफिट कमाया। अगर वो उस मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट देता तो उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट होता, ये निकालना है हमें। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके निकालने के लिए हम लोग पहले मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालेंगे। देखो तुम यहाँ पे मान लो ये
मार्क प्राइस था 100%। इस पे क्या किया, इस पे दिया तुमने 18% का डिस्काउंट, वैल्यू कितनी बचेगी? 82%। 18% का डिस्काउंट दोगे ना तो तुम 82% ही तो बचेगी ना वैल्यू। और इस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? इस पे हो रहा है तुम्हें 30% का प्रॉफिट। मतलब जो कॉस्ट कॉस्ट प्राइस से तुम लेके आओगे उसको 130%। अगर कॉस्ट प्राइस से तुम 130% लाए हो तो तुम कॉस्ट प्राइस निकालो कैसे? सीपी तुम निकालोगे इसका 130% से डिवाइड देके, यानी कि ये निकल आएगी सीपी की वैल्यू। ठीक, सीपी कितना हो गया ये? 82 इंटू 100/130। अब तुमसे क्या बोला, अब तुमसे ये बोला है कि अगर वो 12% का डिस्काउंट दे मार्क प्राइस पे, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, अगर वो मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट देगा तो वो सामान बेचेगा कितने का? अगर 12% का डिस्काउंट दिया तो वो बेचेगा वो 88 रुपये में। अब हमें बताना है कि अब कितने परसेंट का हो रहा है प्रॉफिट। क्लियर हुआ इतना? हमें बताना है अब हो रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट। ये जीरो से जीरो काट दो, ये कितना हो गया? ये हो गया 820। और रेशियो, रेशियो में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ये है सीपी, ये है एसपी। 820 ये हो गया और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में? 88 में। पहले तो जो कट रहा है वो काट लो। 4 से कट रहा है, ये 4 से कितनी बार कट रहा है? 4 दूनी 8, जीरो 4 पंचे 20, 4 से कट रहा है 22 बार। 22 का मल्टीप्लाई 13 हम करेंगे कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, दो 13 दूनी 26, दो 28, 205। ठीक, ये निकल आया सीपी और एसपी का रेशियो। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, लिख लो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। ये करना है हमें, तब वैल्यू निकलेगी परसेंटेज में। लिख लो फॉर्मूला ये। तो अब यहाँ पे करो, इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा, कितना आ जाएगा? 6 में से 5 जाएगा 1, और 8 में से 0 जाएगा 8, 81। यानी कि हमने लिखना है 81। ये तो निकला है एस पी और सी पी का डिफरेंस। और सी पी कितना है? 205। मल्टीप्लाई कितना है करना है? 100% का, क्योंकि परसेंट वैल्यू निकालनी। काट लो इसको, 5 से कटेगा ये कितनी बार? 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 से 100 कटेगा 20 बार। मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 162/41। अब तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ पे 164। बट ये है तो 162, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो 4 से तो छोटी होगी, यानी 40 से छोटी होगी। तो वो वैल्यू बिल्कुल 40 से छोटी, बिल्कुल पास में वैल्यू है, डी है 39। क्योंकि 35 भी नहीं होगा, 42 और 40 ही दोनों ही नहीं होगा। तो अप्रॉक्स में भी तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ठीक, इतना क्लियर हो गया? अगर तुम्हें पूरा ही डिवाइड करना है फिर तुम करके देख लो, और तुम्हें नहीं करना पूरा डिवाइड तो तुम ये करके देख लो अप्रॉक्स कैलकुलेशन। ठीक, इतना क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं फिर। ये तो बहुत इजी है, इसको तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। ये तो कर लोगे ना? या ये भी बताऊं तुम लोगों को? लगा लिया? देखो क्या है, हमें कॉसेक 30 माइनस कॉस 60 निकालना है। तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। बस वैल्यू ही पुट करनी है तुम्हें इसमें। माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। बस इतना ही करना है तुम्हें। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3/2, यानी कि आंसर सी। अगला सवाल देखो। अगला सवाल मैं तुम्हें जल्दी बता देता हूँ, टाइम ज़्यादा होता जा रहा फिर। सवाल 14 है, रवि initially used to save 20% of his monthly income. Recently, his income was raised by 25%. His nominal saving also went up by 5%. What percentage of his present nominal income does Ravi currently save? देखो सवाल में हमें बोला है कि रवि पहले 20% सेव करता था अपनी इनकम का, लेकिन उसकी इनकम जो थी अब उसमें हो गया 25% का राइज। मतलब उसको पहले मिलते थे अगर 10 रुपये, तो अब उसको
10 का 25% इंक्रीज होकर 12.5 रुपये मिल रहे हैं। तो उसकी जो नॉमिनल इनकम थी उसमें सेविंग में भी उसने 5% की वृद्धि कर दी। अब हमें निकालना है कि उसकी जो टोटल सेविंग है वो उसकी नॉमिनल इनकम थी उसका कितना परसेंटेज है। अब करंट में जो उसकी सेविंग है वो उसकी इनकम का कितना परसेंट है, हमें ये निकालना है। तो करो, मान लो तुम 100 वैल्यू तुम मान लो उसकी इनकम के, उसको पहले मिलते थे 100 रुपये। ये हो गई उसकी इनकम, ये उसकी हो गई सेविंग। पहले उसको जब 100 रुपये मिलते थे तो 20 रुपये वो बचाता था और 80 रुपये खर्च कर देता था, एक्सपेंडिचर, ठीक। ये बराबर हो गया। अब क्या हमें बोला, अब बोला कि उसकी इनकम 25% से बढ़ गई, 25% से बढ़ गई, तो अब उसकी इनकम हो गई 125। बट उसकी सेविंग भी साथ साथ 5% से बढ़ गई, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। 5% की वैल्यू होती है 1/5, तो 1/20, और 20 से 20 कटेगा यानी कि 1 बचेगा। तो 100, ये हो गया 21 और ये हो गया 125। अब तुम्हें क्या निकालना है, 21 उसकी सेविंग सेविंग है और 125 उसकी वो क्या, इनकम है। बस इसका रेशियो तुम्हें निकालना था, कर दो ये। 25 चौको 100, 25 पंचे 125। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84/5। कितनी बार कटेगा ये, 5 एकम 5 3, 5 31 और पॉइंट पनवट 40। 16.8% होगा उसका जो इनकम का रेशियो है, पूरी उसकी सेविंग का रेशियो इन पूरी टोटल इनकम के रेशियो के 16.8% है। आप पहले थी 20%, अब है 16.8%। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखो। हाँ, इस टाइप के सवाल में देखो तुम्हें क्या करना होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। 5-10 सेकंड का टाइम ले लो, पढ़ लो सवाल को अच्छे से। सवाल में हमें निकालना है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट नंबर। सवाल में हमें ये देखना है कि सबसे छोटा रेशियो कौन सा है इनमें से परसेंटेज में। तो अगर हमें देखो, सवाल 15 में क्या दिया हमें, सवाल 15 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मान लो अगर तुम्हें मैं बोलूँ तुमसे A/B, तुम्हें यह निकालना है, तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, A/B रेशियो, है तो ये दोनों बराबर ही चीज़ें, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो तुम यहाँ देखो 12% 625 दिया है, अगर तुम 625 को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज में ले आओ तुम 625 को, तो कितना हो जाएगा ये, 25 से कटेगा 25 बार, और 25 से कटेगा ये 4 बार, तो इंटू 12 कर दो यहाँ पे, क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई हो रहा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4×3 = 12, 25×3 = 75। अब तुमने एक वैल्यू निकाल ली, अब तुम्हें सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। तो तुम क्या करोगे, तुम बस ये देखो, ये बाकी के जो 3 है उनमें से 75 से छोटी वैल्यू कौन सी है, बस तुम्हें ये देखना है, जो भी 75 से छोटी वैल्यू कौन सी है, बस ये देखना है तुमसे। अब तुम देखो, अगर तुम 15 को 555 का परसेंटेज करोगे तो 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, 2 पॉइंट बाद 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, 25×5 कितना होता है 75, और ये पॉइंट में पहले ही 5 5 है, यानी कि ये नंबर, ये जो नंबर है वो 75 से तो बड़ा ही होगा, ठीक। अब तुम इसमें देखो, इसमें तुम देखो इसमें कितनी वैल्यू आ रही है, इसमें आ रही 72। इस वाले में देखो 8 में 72 होता है, उससे पहले 4 और 5 दिया है, लेकिन ये वैल्यू पक्का 72 से बड़ी होगी, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो 72 से बड़ी होगी। तो सबसे छोटा कौन सा है, 72 है, यानी कि 10 रेशियो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो। पढ़ लिया होगा तुमने सवाल। सवाल में दिया द फॉलोइंग बार चार्ट shows the trend of foreign direct investment FDI into India from all over the world. What was the average India's FDI over year 1992 to 1995? Round off to one integer, मतलब नियरेस्ट इंटीजर मान से देना है। इसमें ये बोला है, अगर तुम्हें हिंदी में समझाऊं, इसमें बोला है कि जो पूरी दुनिया भर में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका हमें ये
दिया है वो, चार्ट दिया हमें, वॉर चार्ट। अब हमें करना क्या है इसमें, 1992 से 1995 तक, मतलब 1996 1997, ये दो नहीं लेना है हमें। हमें बस यहाँ तक का लेना है वैल्यू, और उसका निकालना एवरेज। तो लिख लो वैल्यू कितनी दी है। 1992 में दी है हमें 5.7, और 1993 में दी है कितनी, 10.15। 1994 दी है हमें 12.16, और चौथी हमें दी 1995 में 10.22। ऐड कर दो इन सबको, कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 13। 13, ठीक, दो एक 3 और एक 4, 7 4 11 और एक 12, ठीक, 12 हो गया, ये एक कैरी आ गई। 5 2 7 और एक 8 हो गया पॉइंट, और ये 3, 38.23 हो गया। इसको काट लो कितने से, 4 से। तो कितना, कितनी बार कटेगा ये, 9 से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 4 में 36 होता है। 9 हो गया पॉइंट। अब कितना बचा यहाँ पे, 2, और ये कितना आ जाएगा, 9 पंच 4 पंचे 20, 5 आ गया यहाँ पे। और हमें कितना बताना, नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना। अगर कोई वैल्यू 5 या उससे ज़्यादा आ जाए तो इसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर ये 5 से छोटा होता, यहाँ 4 आ जाता, तो ये 9 होता। ये दोनों कट गए, ये भी कट गया आंसर। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। बस इतना करना था इस सवाल में। अगला सवाल देखो, मैंसुरेशन बेस्ड है क्वेश्चन। देखो सवाल में क्या दिया, इफ द स्लैंट हाइट of a cone is 60 centimeter and the radius of its base is 21 centimeter, then find the curved surface area। सी ऐसे निकालना है हमें। कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमें क्या दिया क्वेश्चन में, हमें दिया स्लांट हाइट दी है, मतलब ये अगर कौन है उसकी ये होती है स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। स्लांट हाइट हमें दी है 60, रेडियस दी है 21। तो देखो अब तुम सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए का होता है पाई आर एल। अब तुम अगर ये फॉर्मूला लगाने बैठो तो तुम कैलकुलेशन करते रहोगे। देखो कैसे, यहाँ पाई की वैल्यू है 22/60, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21, इंटू एल की वैल्यू कितनी है 60। 7 से काटोगे तुम 3 बार, फिर तुम मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से 11, और दो अलग अलग कर लो, 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 360 इंटू 11, ये आ जाएगा 0 6 3 9 और 3, 29 60 आ जाएगा, यानी 3960। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी, तुम देखो रेडियस देखो, अगर रेडियस 7 के मल्टीपल में है, 21 हो, 14 हो, 42 हो, कुछ भी हो, 7 के मल्टीपल में है, तो ऑप्शन जो भी होगा वो 11 के मल्टीपल में होगा। ये जीरो तुम तीनों से हटा लो। अब देखो तुम 11 का मल्टीपल चेक करो, 8 3 11 -8 2 बचा, नहीं है। 3 2 5 में से 8 माइनस गया, 3 बचा, नहीं है। 4 2 6 नहीं है, केवल यही ऑप्शन है जो 6 3 9, और 9 - 9 0 बन रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर हो गया जो मैंने तुम्हें अभी बताया। तो तुम्हें हर सवाल को सॉल्व नहीं करना है पूरी तरीके से, कुछ में तुम्हें यूनिट्स देखना है, कुछ में तुम्हें मल्टीपल चेक करना है। ऐसे करके तुम्हारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। अगला सवाल देखो, सेम अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता ही देता हूँ। सवाल में मैं दिया है एक्स बराबर 1/x-3, जहाँ एक्स बड़ा है 0 से, और वैल्यू निकालनी एक्स प्लस 1/x की। तो तुम पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ कितना हो जाएगा, x² - 3x बराबर 1। या तुम क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो, वैसे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी जाएगा, बट अगर तुम्हें करना है और शॉर्ट में करना है तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़ो। तुम क्या करो, तुम x को ले आओ नीचे और x-3 को ले जाओ ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा, x-3 बराबर x-3 बराबर 1/x। अब तुम इनको ले आओ राइट हैंड पे और इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड पे, कितना हो जाएगा ये, x-1/x बराबर 3। तुम्हें फॉर्मूला बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले क्या, मैंने तुम पिछले क्लास में भी बताया था, पिछले मॉक टेस्ट में। अगर a-1/a दिया है कितना k, और तुमसे पूछा जाता है a+1/a की वैल्यू निकालो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है अंडर रूट k² प्लस का 4 ऐड करना है तुम्हें 4 उसमें।
ये फॉर्मूला तुम लिख लो अपनी कॉपी में। बस अब तुम्हें यहाँ करना, अंडर रूट में 3 लिखना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस कर देना 4, कितना आ जाएगा ये √13। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्लास खत्म करते हैं। कितने सवाल और? 2 ही सवाल और। देखो ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। जो दुकानदार बेईमानी करते हैं कुछ, हाँ होंगे तुम्हारे आस पड़ोस में, तुमने देखे होंगे। सामान लेने जाओ, कुछ वजन निकलता है, कुछ सामान देते हैं। उसी टाइप का सवाल है ये भी। सवाल पढ़ो अच्छे से। सवाल में दिया है, आर्स वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम वैन द एक्चुअल वेट इज 350। मतलब तुम सामान लेने गए 350 ग्राम, तुम 400 ग्राम सामान लेने गए, तुमने बोला मुझे 400 ग्राम चीनी दे दो। लेकिन उसने, दुकानदार ने जो कांटा होता है उसका, वेटिंग मशीन होती है जो, उसको ऐसा सेट कर दिया कि वो दिखाएगी तुम्हें 400, बट एक्चुअल वेट तुम्हें वो देगा 350। बस यहाँ पे यही दिया है। तो फिर क्या दिया आगे सवाल में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एलमंड इज 880 पर केजी एंड पैकेट्स ऑफ 200 ग्राम आर मेड यूजिंग द फॉल्टी वेट्स। दो सौ ग्राम के उसने पैकेट बनाए ऐसे ही फॉल्टी वेट का यूज़ कर करके। और वेट कितने का दे दिया हमें ये, पर केजी की दे दी 880। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट टू गेट अ 25% प्रॉफिट। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग करेंगे एलिगेशन से सॉल्व। देखो हमें क्या है, हमें यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो लेना है। सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 400। सीपी कितना है 350, क्योंकि 350 हम लोगों को दिया, और एसपी कितना होगा 400। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा कितनी बार, 50 से, 5 7 35 और 5 40, 50 से कट जाएगा, ये 7:8 आ गया यहाँ पे। अब तुम देखो हमसे क्या कहा, हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए। 25% का प्रॉफिट कितना आएगा, 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी कि हो जाएगा ये 4 से 5। हमें ये 5 की वैल्यू निकालनी है। और हमें कितनी दिया, हमें सीपी दिया है 800 रुपये, 880 रुपये पर केजी। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 880 पर केजी, कितना होता है 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में, इंटू 200। मतलब ये हो जाएगा 880/5। और इसका एस पी मान लो कितना हो जाएगा ये, बाई मान लो तुम एस पी। अब तुम्हें निकालनी है वैल्यू एक की। तो जब तुम एक की वैल्यू निकालोगे तो 8 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 110। 110/5। और ये बराबर कितने का हो जाएगा, तुम मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड करोगे 22/7 का। तुम इसमें 22/7 का डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा ये 22/7। अब तुम्हें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, 7 का ऊपर ले जाओ, 7 × 110/5, और नीचे आ जाएगा ये 22। और ये बराबर कितने का होगा, ये बराबर होगा 5/4, 4/5 के, 4/5 के। तो तुम्हें ये बाइक वैल्यू निकालनी, तो बाइक वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, बाइक की वैल्यू निकलेगी, इसको ऊपर ले आओ, बाइक की वैल्यू निकलेगी 7 × 110/5/4। बस तुम्हें इतना करना है इसमें, और इंटू 5, 5 से 5 कट जाएगा, ये कितना बचा, ये बचा 770/4। काट लो इसको, कितनी बार कटेगा, 4 × 1 = 4, और कितना बचा, 2 3, 4 4 9 36, और 4 दूनी 8.5, 192.5 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर समझ में आया तुम्हें? अगर इतना समझ में आया तो अगला सवाल देखते हैं, फिर आज की क्लास का लास्ट सवाल है 20 नंबर का सवाल देखते हैं। इसे तुरंत सॉल्व करके हटाते हैं, छोड़ो। सवाल है कितना, एट वॉट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 16 ईयर। इसमें हमें बताना है कि वो दर बतानी है हमें ब्याज की, साधारण ब्याज की, जिसमें कोई भी मनी, कोई भी जो अमाउंट है वो 3 गुना हो रहा है, वो भी 16 साल के अंदर। तो तुम देखो, अगर 1 से 3 हो रही है कोई वैल्यू, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 मिल रहा होगा। ठीक, इतना तो तुम समझ में आता ही है ना, 2 मिल रहा होगा तो। और
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये होता, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? एक, ये हो गया अमाउंट, और ये हो गया ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट रख दो वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट दो, प्रिंसिपल एक, इंटू रेट हमें निकालना है, इंटू कितना, टाइम कितना है 16/100। ये तो तुम फॉर्मूला लगा के कर लो। ये कट जाए कितनी, 8 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 100/8, यानी कि 12.5%। 12.5% आंसर हो जाएगा। ये तो तुम कर लो किससे, उससे फॉर्मूले से। लेकिन अगर तुम यहाँ पे रेशियो देखो, अगर कोई वैल्यू 1 से 3 हो रही है, मतलब कि वो 2 गुनी हो रही है 16 साल के अंदर। 3 गुनी में मतलब 2 उसमें मिल रहा है 7 रुपया 16 में, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। 8% आ जाएगी। अब ये जो 8 वैल्यू निकल के आई है, इसमें तुम क्या करो, इसको तुम कर दो डायरेक्ट 100 से डिवाइड 8, आंसर निकल के यही आ जाएगा। चाहे तुम फॉर्मूला लगा लो, चाहे तुम ये ऐसे कैलकुलेशन कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी, जिससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आज का अपना ये मॉक टेस्ट हो गया सवाल। कमेंट में मुझे बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपको कितने क्वेश्चन समझ में नहीं है, और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगा या नहीं लगा, ये भी आप कमेंट में हमें अपने जो रिव्यूज़ है वो दे सकते हैं। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। कल है मंडे, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लासेस। ठीक, तो आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।